नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए लोकप्रिय समकालीन हिंदी लेखिका सुधा आदेश की लिखी हुई कहानी रेड सिग्नल। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हंसमुख एवं बिंदास स्वभाव वाली दिव्या का कॉलेज से लौटने पर मुरझाया चेहरा देखकर पूर्णिमा ने घबरा कर पूछा, सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ, संक्षिप्त उत्तर देकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। दिव्या का कॉलेज का प्रथम वर्ष है। किशोरावस्था में प्रवेश करती दिव्या उसकी पुत्री ही नहीं, मित्र भी बन गई है। कम बोलना तथा गंभीर से गंभीर समस्याओं को हंसी में उड़ा देना उसकी आदतों में शुमार है, लेकिन उदास होना उसकी प्रवृत्ति नहीं है। ये जिंदादिली उसे अपने पिता धीरज से विरासत में मिली है, जिनका तकिया कलाम था, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इसी दार्शनिकता के कारण जटिल से जटिल समस्याओं ने भी उसे कभी हताश या निराश नहीं किया। अपने पिता के समान ही उसका भी मानना है कि हताशा या निराशा व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता का ह्रास करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे वांछित परिणाम नहीं मिलता। पूर्णिमा भी इसी दर्शन के सहारे अपनी समस्याओं, दर्दे गमों को भूलकर जीवन नैया को पार लगाने की चेष्टा करती रही थी। पर आज कॉलेज से लौटी हंसमुख खुशमिजाज दिव्या को उदास देखकर वो बेचैन हो उठी। वो कॉफ़ी बनाकर दिव्या के कमरे में गई तो देखा कि वो पलंग पर लेटी अपलक छत की ओर निहारे जा रही है। वो अपने विचारों में इतना तल्लीन थी कि उसे उसके आने का आभास ही नहीं हुआ। पास रखे स्टूल पर कॉफ़ी रखकर उसने उसके निकट बैठते हुए हाथ से उसका माथा सहलाते हुए पुनः पूछा, क्या बात है बेटी? क्या तबीयत ठीक नहीं है? या क्लास में किसी से झगड़ा हुआ है? या किसी ने तुझसे कुछ कहा है? कुछ नहीं मम्मा, आप व्यर्थ ही परेशान हो रही हो। अच्छा बताओ, आज आपको बुखार तो नहीं आया? आपने समय से दवा ली? मैं भी कैसी लड़की हूँ, हफ्ते भर से बीमार माँ की सेवा करने के बजाय उसे परेशान कर रही हूँ। दिव्या ने बात बदलते हुए चिंतित स्वर में कहा, बेटी मैं ठीक हूँ। एक माँ अपने बच्चे का चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो सुखी है या दुखी। तुम जरा सी बात पर परेशान होने वाली लड़की नहीं हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे भी बेटा, हमारा एक दूसरे के अतिरिक्त है भी कौन? यदि हम एक दूसरे को अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे तो और किसे बताएंगे? कुछ नहीं मम्मा, बस थोड़ा थक गई हूँ, दिव्या ने बात टालते हुए कहा। पूर्णिमा जानती थी दिव्या की उदासी की वजह थकान नहीं, कुछ और ही है। दिव्या का व्यवहार देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब वो सचमुच बड़ी हो गई है। बच्चे जब तक छोटे रहते हैं तब तक अपनी हर छोटी बड़ी समस्या को माता पिता के सामने रखकर उसका समाधान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, किंतु वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढना चाहते हैं। शायद बड़े होने का एहसास उन्हें माता पिता को परेशान करने से रोकता है, लेकिन ये भी एक निर्विवाद सत्य है कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माता पिता की नज़रों में बच्चे ही रहते हैं। यद्यपि उसे दुखी देखकर वो मन ही मन विचलित अवश्य हो गई थी, पर उसने उसे ज़्यादा कुरेदना उचित नहीं समझा। पूर्णिमा को पिछले 15 दिनों से हाई फीवर चल रहा था। ब्लड टेस्ट करवाने पर टाइफाइड निकला था। दवाएं चल रही थीं। पिछले 2 दिनों से फीवर न आने के कारण आज वो स्वयं को प्रफुल्लित महसूस कर रही थी, लेकिन दिव्या की अनकही परेशानी ने उसे चिंतित कर दिया। उसकी ज़िंदगी दुखों से परिपूर्ण रही है। अवसाद के क्षणों में आत्महत्या करने का विचार कई बार उसके मन मस्तिष्क में आया था, किंतु मासूम दिव्या की भोली सूरत उसे सदा जीने के लिए प्रेरित करती रही थी। दिव्या जब 6 महीने की थी तभी पूर्णिमा के पति धीरज का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। माता पिता थे नहीं, भाई विशाल का दिल विशाल नहीं निकला। अभी उसके आंसू सूखने भी न पाए थे कि विशाल ने अपनी परेशानी का रोना रोते हुए उसका सहारा बनने से इनकार कर दिया। जीवन के उन कठिन क्षणों में भाई समान जेठ नीरज ने उसे सहारा दिया था। धीरज का सारा पैसा उन्होंने उसके नाम करवा दिया था। 1-2 दिन, साल 2 साल की बात हो तो कोई सहन भी कर ले, किंतु
हम दो हमारे दो के युग में जहाँ लोगों को अपनी गृहस्थी में किसी अन्य का प्रवेश वर्जित प्रतीत होने लगा है, वहाँ जिस व्यक्ति के कारण उसका इस परिवार से संबंध था, उसके न रहने पर भी उस संबंध से जुड़े सभी दायित्वों का निर्वाह करना नीरज भैया और प्रेमा भाभी का बड़प्पन ही था। जीवन चल निकला था। धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि भाभी के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा है। वो बात बात पर खींचने लगी हैं तथा उसके प्रत्येक काम में त्रुटि निकालकर उसे बच्चों के सामने डांटने में भी नहीं हिचकिचाती हैं। भैया जब कभी उसका पक्ष लेते तो वो उन्हें भी झिड़क दिया करती। भैया ने कभी दिव्या और अपने बच्चों रीना और रवि में भेद नहीं किया। वो अगर अपने बच्चों रीना और रवि के लिए कपड़े या खिलौने लाते तो दिव्या के लिए भी अवश्य लाया करते। यहाँ तक कि भाभी के लिए साड़ी लाते तो उसके लिए भी लाते। यही बात भाभी को सहन नहीं हो रही थी। पति की आमदनी में सदैव के लिए किसी का भागीदार बनना उनका स्त्री मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। शायद इसी कारण वो अकारण ही अपना क्रोध उस पर निकालने लगी थी। प्रेमा, पूर्णिमा, इधर आओ। एक दिन ऑफिस से आते भैया ने उन्हें आवाज़ देकर बुलाया। प्रेमा, आज पूर्णिमा का जन्मदिन है, लो तुम इसे उपहार दे दो। उनके आते भैया ने भाभी को गिफ्ट पैकेट पकड़ाते हुए कहा। इसमें क्या है? अन्यमनस्कता से भाभी ने पूछा था। साड़ी है, ये हमारी ओर से तुम्हारे जन्मदिन पर छोटी सी भेंट है। कहते हुए उन्होंने भाभी से उसे उपहार दिलवाया। वो उपहार पाकर सुखद आश्चर्य से भर उठी। उसे लगा अभी भी कोई है जिसे उसकी चिंता है। अपनी अनियंत्रित मानसिक दशा के कारण उसे याद ही नहीं रहा था कि आज उसका जन्मदिन है। जन्मदिन तथा विवाह की वर्षगांठ जोर शोर से मनाने की प्रथा इस परिवार में पहले से चली आ रही थी। उसे आज भी याद है, विवाह के कुछ दिनों पश्चात ही पड़े उसके पहले जन्मदिन पर धीरज ने सुबह उठते ही उसे जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक बहुत ही प्यारी साड़ी भेंट की थी। उस दिन छुट्टी लेकर धीरज ने पूरे दिन शहर के दर्शनीय स्थलों की सैर करवाने के साथ उसे मूवी भी दिखाई थी तथा रात्रि में भोजन करके ही वे घर लौटे थे। जीवन में पहली बार जन्मदिन मनाया जाना और वो भी इस तरह उसे अभिभूत कर गया था। धीरज जब तक जीवित रहे उन्होंने उसका जन्मदिन मनाने में कभी चूक नहीं की थी। एक बार उन्हें उसके जन्मदिन के अवसर पर टूर पर जाना पड़ गया था, किंतु सुबह की पहली किरण के साथ ही उसका फ़ोन आ गया था, हैप्पी बर्थडे का संदेश लेकर। वो कभी इस तरह के दिखावे और फिजूल खर्ची करने के लिए मना करती तो वो कहते, यही तो जीवन के छोटे छोटे क्षण हैं पूर्णिमा, जो जीवन में प्रसन्नता का संचार करते हैं। यदि इन्हें ही भरपूर नहीं जिया गया तो जीवन नीरस होकर रह जाएगा। अरे यार, जीवन जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। भाई और भाभी से प्राप्त उपहार को पाने की प्रसन्नता को वो सहज भी नहीं पाई थी कि बेडरूम से आती आवाज़ों ने उसका सुख चैन छीन लिया। कहीं संवेदना जताते जताते तुम्हारे मन में उसके लिए प्रेम तो नहीं पनपने लगा है? वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई की पत्नी है। बात बात पर उपहार देना क्या तुम्हें शोभा देता है? ऐसा करके तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? ये तुम क्या कह रही हो प्रेमा? पूर्णिमा मेरे दिवंगत भाई की पत्नी है, मेरा उसके प्रति कुछ दायित्व है। जहाँ तक दायित्वों का प्रश्न है तो निभाओ ना, पर जन्मदिन मनाना, बात बात पर उपहार देना बंद करो। हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी खर्चे हैं, वितृष्णा से उन्होंने कहा। मैंने क्या कभी रीना, रवि और तुम्हारे प्रति अपना कोई दायित्व निभाने में कोताही की है? तुम ये क्यों भूल रही हो? पूर्णिमा और दिव्या भी तो हमारे अपने ही हैं। वो मेरी बहन जैसी है। बहन जैसे पवित्र रिश्ते का मखौल न उड़ाओ नीरज। मेरे लिए वो हमारे सुखों पर कुंडली मारे काली नागिन की तरह है। मुझे तो डर है वो कहीं मुझे ही डसकर मेरी जगह ना बैठे। प्रेमा, अचानक नीरज भैया चिल्लाए थे। उसी के साथ जिठानी का रोने का स्वर उसे भयभीत कर गया था। भाभी ने भैया के कहने से उसे उपहार तो दे दिया था, किंतु ईर्ष्यावश वो इस बात को पचा नहीं पाई थी। तभी एकांत पाते ही उनका क्रोध सारी सीमाएं तोड़कर बह निकला था। उस दिन सबने खाया भी तो ऐसे जैसे वे सब पास रहकर भी दूर दूर हैं, और वो बेबस सी पूरी रात 2 वर्षीय नन्ही दिव्या को सीने से लगाए काफ़ी देर तक रोती रही थी। भाभी सच्ची तो कह रही हैं, वो तो काली नागिन है जिसने उनका सुख चैन छीन लिया है। किंतु क्या एक अकेली स्त्री किसी की बहन या बेटी समान नहीं हो सकती? सदा उसे गलत ढंग से ही क्यों देखा जाता है? विधवा का जीवन न केवल स्वयं के लिए वरन समाज के लिए भी बोझ है।
एक स्त्री की इच्छाएं, आकांक्षाएं तो उसके पति की चिता के साथ ही भस्म हो जाती हैं, पर मन और शरीर अत्याचार सहने के लिए रह जाता है। उसने उसी समय निर्णय कर लिया था कि रिश्तों के बंधन और कमज़ोर हों, उससे पूर्व ही वो अपना अलग घर बसाएगी। उसका घर तो उजड़ ही गया है, अपनी निरंतर उपस्थिति से किसी के हरे भरे संसार को क्यों उजाड़े, वो भी एक ऐसे व्यक्ति का घर जिसने उसे संकट के समय न केवल संबल दिया वरन मान सम्मान से जीने का अवसर भी दिया। अखबार में विज्ञापन देखकर उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना प्रारंभ कर दिया। विवाह के पूर्व वो ऑफिस में सेक्रेटरी रही थी। 2 वर्ष का अनुभव था। उसे उम्मीद थी कि उसकी मेहनत अवश्य सफल होगी। घर में किसी को बताए बिना जॉब के लिए अप्लाई करना उसे अपराध बोध से ग्रसित कर रहा था। उसे लग रहा था कि नीरज भैया कहीं उसके प्रयत्न को अपना अपमान न समझें, किंतु मन ने समझाया कि अगर आत्मसम्मान के साथ जीना है तो उसे प्रयत्न करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक वो दूसरों के सुखों पर ग्रहण बनकर अविश्वास के वातावरण में जीती रहेगी। एक दिन उसको बाहर जाता देख प्रेमा भाभी ने झल्ला कर उससे प्रश्न किया था। तब उसने नम्रता से कहा था, दीदी दिव्या बड़ी हो गई है, कब तक यूं ही खाली बैठी रहूंगी। सोचकर 1-2 जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया है, आज एक इंटरव्यू है, शायद सफलता मिल जाए। प्रेमा भाभी तो कुछ नहीं बोली थी, पर नन्ही दिव्या के कारण नीरज भैया अवश्य नाराज हुए थे, पर उसकी बात सुनकर उन्होंने भी मौन स्वीकृति दे दी थी। अंततः उसे नौकरी मिल ही गई। वेतन जरूर कम था, पर आत्मसम्मान से जीने की राह मिल गई थी। नौकरी मिलने के महीने भर पश्चात ही पूर्णिमा ने ऑफिस के समीप ही एक घर किराए पर ले लिया। उसके अलग रहने के निर्णय ने भैया को असहज किया था, किंतु घर में छाए तनाव के कारण उन्होंने उसे सहज स्वीकृति दे दी। भाभी के चेहरे पर उसने मुद्दतों के बाद संतोष की छाया देखी थी। रीना और रवि भी उसके अलग होने के निर्णय से दुखी हो उठे थे। दिव्या उनके लिए खिलौना थी। स्कूल से आने के पश्चात वे दोनों उसे पार्क लेकर जाते, उसके साथ खेलते, यहाँ तक कि उसे अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाते थे। वैसे भाभी से उसे कोई शिकायत नहीं थी। ये तो मानव स्वभाव है, वो भी विशेषकर स्त्री का, जो अपने प्यार और अधिकार में किसी की भी दखलंदाजी सहन नहीं कर पाती है। यदि इस अतिक्रमण का अंदेशा उसे किसी स्त्री की तरफ से हो, वो औरत चाहे उसकी सगी बहन ही क्यों ना हो, वो और भी आक्रामक हो जाती है। उसके घर से जाते समय प्रेमा भाभी ने रीना और रवि को सहज भाव से समझाते हुए कहा था, चाची कहीं दूर थोड़ी जा रही हैं, जब तुम्हारा मन हो जाकर मिलाना। प्रारंभ में दिव्या को क्रच में छोड़कर जाना मन को परेशान कर जाता था, लेकिन इसके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई उपाय भी तो नहीं था। धीरे धीरे दिव्या ने भी स्वयं को नए वातावरण में ढाल लिया था। दिव्या को नए हम उम्र दोस्तों के साथ खुश देखकर उसके मन का बोझ हट गया था तथा उसका काम में मन लगने लगा था। कुछ वर्षों पश्चात प्रेमा भाभी को उसके प्रति अपने अनुचित व्यवहार का एहसास हुआ था। तब वो उससे क्षमा मांगने आई। उसने उनके चरण छूते हुए इतना ही कहा था, प्लीज़ भाभी, आप अपने मन में कोई अनुचित विचार न लाएं। आप बड़ी हैं, मेरे लिए पूज्य हैं। मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आज मैं जो कुछ हूँ आपके ही कारण हूँ। आशा है मेरा ये कथन आप अन्यथा नहीं लेंगी। आपका आशीर्वाद, साथ तथा सहयोग सदा हमारे साथ रहे, बस यही कामना है। जेठानी के परिवर्तित व्यवहार ने एक बार फिर सबको जोड़ दिया था। उसे जब भी कभी अकेलापन महसूस होता, वो निसंकोच चली जाती। छुट्टियों में दिव्या भी उनके पास रहना पसंद करती थी। मन में छाया मैल खुल जाने से संबंधों में प्रगाढ़ता आ गई थी। भाई भाभी भी अब उस पर दूसरा विवाह करने के लिए दबाव डालने लगे थे। वो चाहते थे कि उसकी ज़िंदगी में स्थायित्व आ जाए तथा नन्ही दिव्या को पिता का प्यार मिल सके। दिव्या के भविष्य को ध्यान में रखकर उसने उसके पालन पोषण में ही पूरा जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया था। किंतु आज दिव्या की चुप्पी ने उसे तोड़कर रख दिया था। पता नहीं ये किस तूफान के आने के पहले की खामोशी है। इस समय मूक दर्शक बने रहने के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई उपाय नहीं था। आज के माता पिता की यही तो दुखद स्थिति है कि जिस संतान के लिए वो अपने जीवन के अमूल्य वर्ष अर्पण कर देते हैं, वही कभी कभी उनके लिए अपरिचित होती है। पूर्णिमा को भरोसा था तो केवल इस बात का कि दिव्या ने उसके जीवन में आए उतार चढ़ाव को निकट से देखा है और समझा है, अतः वो कभी गलत कदम नहीं उठाएगी। वो भी उसके एकांत में बाधक नहीं बनेगी। जब तक वो स्वयं नहीं बताएगी, वो भी उससे कुछ नहीं पूछेगी। दूसरे दिन दिव्या को कॉलेज जाने के लिए तैयार न होते देखकर पूर्णिमा से रहा न गया
तथा ना चाहते हुए भी पूछ बैठी, बेटा आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? मम्मा, कल एक लड़के ने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। मैंने विरोध किया तो उसने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाने की धमकी दी। शर्म से सिर झुकाते हुए पनियाई आंखों के साथ उसने उत्तर दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? कहीं कभी उसे तुम्हारी ओर से ग्रीन सिग्नल तो नहीं मिला? भेदती नज़रों से दिव्या को देखते हुए पूर्णिमा ने पूछा। मम्मा आप भी? आश्चर्य से उसे देखते हुए उसने कहा। नहीं बेटा, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाह रही हूँ। बिना आग के धुआं नहीं निकलता। हो सकता है तुम्हारी किसी बात से उसे लगा हो कि तुम उसे चाहने लगी हो। मम्मा, सहपाठी होने के कारण हम अक्सर कॉलेज कैंटीन में साथ बैठकर लंच करते हैं तथा लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई से संबंधित डिस्कशन भी करते हैं। कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाता है। यही बातें जो तुम्हारे लिए सामान्य थीं उसके लिए ग्रीन सिग्नल बन गई बेटा। भले ही आज इंसान चाँद पर पहुंच गया हो, स्त्री स्वातंत्र की बड़ी बड़ी बातें करने लगा हो, लेकिन मूल रूप से आज भी उसकी सोच सदियों पुरानी है। नर नारी का साथ आग और बारूद के साथ जैसा है। नर नारी में मित्रता आज भी कुछ लोग सहज स्वाभाविक रूप में नहीं ले पाते। तुच्छ मनोवृत्ति तथा कुंठाग्रस्त लोगों का ये ईर्ष्या जनित व्यवहार है। बेटा, विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण तुम्हारी उम्र का तकाजा है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो किसी की अवांछनीय हरकत के कारण तुम क्यों मुंह छिपा रही हो? तुम दोनों एक ही कक्षा में हो, तुम्हें उसके साथ उठना बैठना पड़ेगा ही। यदि आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी तो उस कलुषित मानसिकता वाले युवक को बढ़ावा ही दोगी। वो और भी उद्दंड हो जाएगा। तुम यदि आज कॉलेज जाती हो तो तुम्हारे ऊपर उसकी बात का कोई असर न होते देखकर उसका मनोबल क्षीण होगा तथा वो आगे से ऐसी हरकत करने में हिचकिचाएगा। जिंदगी में आने वाली परेशानियों से भागा नहीं जाता, उनका बहादुरी से सामना किया जाता है। बेटा, तुम ही तो कहा करती हो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अपने चेहरे पर छाई इस उदासी को उतार फेंको और जिंदा दिली से जीवन में आए इस तूफान का मुकाबला करो। उठो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं टिफ़िन पैक करती हूँ। एक बात और, कोई कुछ कहे या न कहे, तुम्हें अपने और अपने सहपाठियों के मध्य संबंधों की एक सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा को बनाकर रखना होगा, क्योंकि नारी के भाल पर लगा एक छोटा सा दाग उसकी ज़िंदगी दुष्कर बना देता है। घड़ी 8:30 बजा रही थी। आज उसे ऑफिस भी जाना है, अभी नाश्ता बनाना है तथा अपने और दिव्या के लिए टिफ़िन भी पैक करना है। हाथ मशीन की तरह काम करने लगे तथा मन तरह तरह की आशंकाओं से घिर उठा था। उसके जीवन में भी एक ऐसा ही तूफान आया था। बात तब की है जब उसने नई नई नौकरी प्रारंभ की थी। पर्सनल सेक्रेटरी होने के कारण उसका बॉस के साथ पूरे दिन का उठना बैठना था, पर संकुचित प्रवृत्ति के लोगों को बात बनाने का अवसर मिल गया। उन्होंने उसके तथा बॉस के संबंध में तरह तरह की बातें फैलानी प्रारंभ कर दी। ऑफिस में हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार रहता। कभी बॉस के साथ उसका नाम जोड़कर उस पर आरोप लगाए जाते तो कभी उसके अकेले रहने पर चिंता जताई जाती। उस समय उसे ऐसा लगा था कि चाहे घर हो या ऑफिस, औरत कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उसका विधवा, सुंदर, जवान और अकेले रहना ही उसका दुश्मन है। ऐसे लोगों का व्यवहार देखकर कभी कभी उसे लगता कि दूसरे की ज़िंदगी में झांकने की न जाने ये कैसी मानसिकता है। क्या वो एक अंधेरी गुफा से निकलकर दूसरी अंधेरी गुफा में तो नहीं आ गई है? क्या एक अकेली स्त्री का समाज में रहना इतना दुष्कर होता है? पहले भाभी और अब यहाँ। कभी कभी उसे लगता था कि भैया भाभी की बात मानकर वो दूसरा विवाह कर ले, कम से कम इन तथाकथित हितैषियों की लोलुप नज़रों से तो बच जाएगी। पर तभी दिव्या का ध्यान आता। क्या दूसरा विवाह कर वो दिव्या के साथ न्याय कर पाएगी? उसके जीवन में आया दूसरा पुरुष हो सकता है उसे तो अपना ले, पर अगर दिव्या को नहीं अपना पाया तो क्या वो धीरज और अपने प्यार की निशानी को तिरस्कृत जीवन व्यतीत करते देख पाएगी? और तो और वो स्वयं भी धीरज की जगह किसी अन्य को दे पाएगी। वो स्वयं दुख और ताने सह लेगी, पर ना तो स्वयं को धोखा देगी और ना ही अपनी बेटी के जीवन के साथ कोई समझौता करेगी। कशमकश उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे माहौल में वो स्वयं को कैसे समायोजित करे। पर तभी ठंडी बयार के झोंके ने उसके तपते तन मन को शीतलता पहुंचाई। अनर्गल आरोप जब उसके सुसंस्कृत और सुहृदय बॉस के कानों में पहुंचे तो उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बुलाकर न सिर्फ डांटा
वरना उसे परेशानी से बचाने के लिए अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने केबिन में लकड़ी के दरवाजे की जगह शीशे का पारदर्शी दरवाज़ा लगवा दिया था। तब उसे लगने लगा था कि आज भी इस धरती पर इंसान रहते हैं जो स्त्री को सिर्फ देह या हाड़ मांस का पुतला नहीं वरन इंसान समझते हैं, उसकी इच्छाओं भावनाओं की कद्र ही नहीं करते वरन उसके आत्मसम्मान की रक्षा करना भी अपना कर्तव्य समझते हैं। अंततः लोगों के मुंह पर ताले लग ही गए थे। जीवन चल निकला था, पर आज एक बार फिर वही समस्या। डर तो उसे इस बात का था कि दिव्या इन अनर्गल आरोपों के कारण अवसादग्रस्त न हो जाए। नहीं, वो दिव्या की ढाल बनेगी, उसे समझाने का हर संभव प्रयास करेगी। वो जानती थी कि दिव्या की समस्या नई नहीं है। समय चाहे कितना भी क्यों ना बदल जाए या हम कितना भी आधुनिक होने का दम क्यों ना भर लें, पर हर काल में लगभग हर स्त्री को जीवन में एक ना एक बार इस तरह की समस्या का सामना करना ही पड़ता है। शायद सेक्स एजुकेशन के अभाव में किशोरावस्था में पदार्पण करते युवा अपने अज्ञान या विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण के कारण दिग्भ्रमित होकर गलतियां कर बैठते हैं। एक ही चश्मे से देखने के आदी व्यक्तियों के लिए नर नारी का संबंध सिर्फ दैहिक होता है। मम्मा, मैं तैयार हूँ, तुम्हारा टिफ़िन भी तैयार है। उसके हाथ में टिफ़िन पकड़ाते हुए पूर्णिमा ने मुस्कुराकर कहा। दिव्या के स्वर के आत्मविश्वास को देखकर पूर्णिमा के मन की दुविधा समाप्त हो गई थी। उसे दिव्या पर पूर्ण विश्वास था। आखिर दिव्या उसकी बेटी है जिसने मार्ग में आए हर कांटों को चुन चुनकर अपने लिए निष्कंटक मार्ग बनाया है, अपनी लगन और परिश्रम के बल पर अपने लिए विशिष्ट जगह बनाई है। यदि वो ऐसे निरर्थक आरोपों से डरकर या घबराकर बैठ जाती तो क्या वो दिव्या को सुरक्षित भविष्य दे पाती? सचमुच इस पुरुष प्रधान समाज में एक स्त्री का अकेले रहना सहज नहीं है, पर आज की नारी सारे बंधनों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। आत्मविश्वास से भरपूर 21वीं सदी की नारी कामयाबी के ऐसे ऐसे शिखरों को छू रही है जो एक समय उसके लिए वर्जित थे। उसने सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से मरुस्थल में भी फूल खिलाए जा सकते हैं। उफनती शोर मचाती नदी को बांधा जा सकता है। अब वो ग्रीन सिग्नल नहीं, रेड सिग्नल बनेगी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका सुधा आदेश जी की लिखी हुई एक सकारात्मक कहानी रेड सिग्नल। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।